ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 17 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 17वां सूत्र कल हमने पूरा किया है। हमारे सामने अब तक 3 पदार्थों के लक्षण आ गए हैं। द्रव्य का लक्षण, गुण का लक्षण और कर्म का लक्षण। क्रिया गुणवत् समवाय कारणमिति द्रव्य लक्षणम, ये द्रव्य का लक्षण था। द्रव्याश्रयी अगुणवान, गुण के लक्षण को बताते हुए कहा है द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा इति गुणलक्षणम्। एकद्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम्। ये 3 लक्षण आपके सामने आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या है 22, सूत्र संख्या 18। द्रव्य गुण कर्मणाम लक्षणम यद्वा तेषाम अन्यो अन्यतो वैधर्म्यम उक्त्वा। द्रव्य गुण कर्मणाम लक्षणम, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के लक्षणों को बताया। यद्वा, अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं तेषाम अन्यो अन्यतो वैधर्म्यम, तेषाम उन द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में अन्यतो अन्यो अन्यता एक दूसरे से वैधर्म्यम वैधर्य। या तो आप ये कहो द्रव्य गुण और कर्म के लक्षणों को बता दिया, अथवा यूं कहिए द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के आपस में एक दूसरे से वैधर्म्य को उक्तवा बता करके। अधुना अब तेषामेव त्रयाणां कार्यत्वे कारण साधर्म्यम आह। अधुना अब तेषाम एव, उन्हीं तीनों के विषय में, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के विषय में, तेषामेव त्रयाणां इन तीनों के विषय में, कार्यत्वे इन तीनों के कार्य होने में, कारण साधर्म्यम आह, कारण साधर्म को बताया जाता है। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के कार्यपन होने में, अर्थात इन तीनों के कार्य होने में, अर्थात ये तीनों कार्य बन सकते, द्रव्य भी कार्य बन सकता है, गुण भी कार्य और कर्म भी। कर्म तो है ही वैसे। तो तेषाम एव त्रयाणाम, इन तीनों के कार्य के होने में, कारण को लेकर के इन तीनों के बीच में जो कारण है वो समान होता है। तो कारण के साधर्म को आह अब बताया जाता है। भूमिका समझ में आ गई जी सबको? अब सूत्र। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। समझ में नहीं आया स्वामी जी। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया जी? द्रव्य गुण और कर्म का जो हाँ, क्या समझ में नहीं आया वो भी बताना पड़ता है ना। केवल समझ में नहीं आया इतने से काम नहीं चलेगा ना। क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, द्रव्य गुण और कर्म इनका लक्षण समझ में आया आपको? और इन तीनों के आपस में वैधर्म्य समझ में आ गया? जी समझ आ गया।
अब ये दोनों बातें बता करके अधुना अब क्या कहना चाहते हैं, तेषामेव त्रयाणाम, उन्हीं तीनों के विषय में, माइक बंद करके रखिएगा, इन तीनों के विषय में कार्यत्व, इन तीनों के कार्य होने में, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों के कार्य होने में कारण साध्यर्म्यम, इन तीनों के कार्य होने में उसका जो कारण बनता है उस कारण की समानता को अब बताया जाता है। अब समझ में आया? जी समझ। क्या समझ में आया जी? कारण को साधर्म के रूप में जो तीनों तीनों ये गुण कर्म व लक्षण के दूसरे के वैधर्म को अभी बताने का जो कार्यपन साधर्म है। अब क्या बता रहे हैं, आपको भी पता नहीं लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। समझ में आए तो आपको क्या समझ में आए ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जो वाक्य मैं दोहरा रहा हूं वही बोल सकते हो ना। इन तीनों के बीच में कार्यपन जो है, इसके कार्यपन के पीछे कोई कारण होगा, वो कारण तीनों के पीछे समान होता है, इस बात को कहा जा रहा है। समझ में आया? किन को समझ में नहीं आएगी वो हाथ खड़ा करेंगे। केवल इन्हीं को समझ में नहीं आए या किन को समझ में नहीं, वो हाथ खड़ा करेंगे तभी तो पता लगेगा। कविता जी आपको नहीं समझ में आया? अच्छा, द्रव्य कार्य बनता है, द्रव्य भी कार्य बनता है, किसी का कार्य तो बनेगा, गुण भी बनेगा किसी का कार्य, कर्म तो वैसे ही कार्य होता है। तो द्रव्य गुण कर्म ये तीनों कार्य बनते, इनके तीनों के कार्य बनने में कोई कारण होगा? होगा नहीं होगा? अगर कोई कार्य बनता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा ही होगा? नहीं, नहीं होगा। अगर द्रव्य कार्य है तो उसका कारण होगा? होगा। गुण कार्य है तो उसका कारण होगा? होगा। और कर्म तो कार्य वैसे ही है, तो कर्म कार्य है तो उसका भी तो कारण होगा, उसको पैदा करने वाला। तो द्रव्य का कारण, गुण का कारण और कर्म का कारण समान होता है। कोई ऐसा है तत्व जो तीनों का कारण बनता है, वो कौन बनता है? इसको लेकर के बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब समझ में नहीं आए किसी को? नारायण जी, नारायण जी, जी। पहले जो हम 6 बात सब अनित्य, द्रव्यवत, कार्यम, कारण, ये 3 गुण द्रव्य गुण कर्म में साधर्म में बताए थे, इसमें से ये कैसे डिफरेंस होगा? उसको छोड़ दीजिएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले जो बात कही जा रही है उसके बारे में बताइए। अभी जो बात कही है समझ में आई आपको? नहीं, उससे ये क्या? नहीं, इधर उधर मत जाइए। मैंने ये नहीं बोला कि उसके साथ जोड़ करके इसके बारे इसको देखिएगा। यहाँ जो बात कही जा रही है ये समझ में आई नहीं आई? हाँ, बस ये बात पूछनी थी, ये बात बतानी थी आपको। पीछे के साथ मत जोड़िएगा। और रही पीछे की बात जोड़ करके आप कहना, तो वहां जो बात कही गई है वो तीनों के बीच में जो समानता है वो अलग बात है, और यहाँ जो समानता बताया जा रहा है ये अलग बात है। समानता अलग अलग प्रकारों से होते हैं ना भाई। आप 2 आदमी को रखिएगा, 2 नहीं 3 आदमी को रखिएगा मान लीजिएगा, तो देखो जी, प्रमोद जी है, तेजनारायण जी है और युधिष्ठिर जी है, तीनों समान है। किस विषय में समान है? पढ़ने के विषय में समान है। वैशेषिक दर्शन तीनों पढ़ रहे हैं, समान है। अच्छा, और क्या समानता हो सकती? तो दूसरी समानता बताएंगे। प्रमोद जी भी गृहस्थी है, तेजनारायण जी भी गृहस्थी है, युधिष्ठिर जी गृहस्थी है ना आप? हाँ है, तीनों गृहस्थी है। ये नहीं है आप गृहस्थी? फिर ठीक है, तो तीनों गृहस्थी है, तो गृहस्थी की दृष्टि से तीनों समान है। तो समानता है अलग अलग हो सकती है ना। अगर वहां कुछ समानता बताई है, अगर यहाँ कुछ समानता बताई जा रही है, तो वो अलग प्रकार की समानता होगी, ये अलग प्रकार की समानता होगी। अगर वही समानता यहाँ क्यों बताएंगे?
हाँ जी पंडा जी, समझ में आ रहा है आपको? जी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि द्रव्य गुण कर्म इन दोनों के, इन तीनों के कार्यत्व में, इन तीनों के कार्य होने में जो भी कारण होगा वो कारण समान है, ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कारण सामान्य को बताया जा रहा है, अर्थात तीनों के पीछे एक कोई ऐसा तत्व होता है जो कारण के रूप में समान रूप से तीनों के साथ लागू हो सकता है। हाँ जी, अभी सभी को समझ में आ गए जी? अभी भी किसी को नहीं समझ में आए तो पूछना। कोई नहीं बोल रहे, इसका मतलब समझ में आया होगा, यही मानूंगा ना, और क्या हो सकता है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्यम कारणम सामान्यम, यह सूत्र है। द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के पीछे कारण द्रव्य समान रूप से बनता है। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के पीछे द्रव्य जो है कारण समान रूप से बनता है। द्रव्य गुण कर्म नाम कारणम द्रव्यम। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का कारण जो है द्रव्य समान रूप से होता है, यानी द्रव्य का भी द्रव्य कारण है, गुण का भी द्रव्य कारण है और कर्म का भी द्रव्य कारण है। तो तीनों का कारण द्रव्य होता है, तो इसलिए समान रूप से ये द्रव्य तीनों के पीछे कारण बन रहा है, ये शब्दार्थ है। देखिए आपकी परेशानी एक और बताता हूं। जब बात सिद्धांत के तौर पर बताया जा रहा है ना, तो दिमाग को, मन को सिद्धांत में लगाइए, सिद्धांत को समझने की चेष्टा करिए। और यदि आप अपने मन को उदाहरण में लगा करके इस सिद्धांत को समझने की चेष्टा करोगे तो आप रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। पहले सिद्धांत को समझ लीजिएगा, बाद में उदाहरण आएगा। जब मैं सिद्धांत बता रहा हूं तो आपको उदाहरण में आपका मन जाता है, तो आप सिद्धांत को कैसे समझ पाएंगे? पहले थ्योरी को तो समझ लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिकल कर लेंगे ना। कहीं हम भागे नहीं जा रहे हैं कि आपको थ्योरी बता करके भाग जाऊंगा और आपको थ्योरी बता करके प्रैक्टिकल बताए नहीं और आप आगे बढ़ गए, ऐसा तो होगा नहीं है। तो थ्योरी को थ्योरी के रूप में समझ लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, मन को हमेशा उसमें लगाइए जो बताया जा रहा है। जो बात बताई जा रही होती वहां से मन को हटा करके इधर उधर लगाने की चेष्टा करोगे तो जो बात बताई जा रही है वो आपको समझ में नहीं आएगी। पढ़ने का यही लक्षण होता है। तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तो ये बात कही जा रही है, द्रव्य गुण कर्म नाम कारणम द्रव्यम, द्रव्य गुण कर्म नाम त्रयाणाम कारणम द्रव्यमिति। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का द्रव्य समान रूप से कारण होता है। ते सामान्यम अर्थात तेषां कार्यत्व आपन्नानां साधर्म्यम अस्ति। तेषां कार्यत्व आपन्नानां, तेषां का मतलब है द्रव्य गुण कर्म नाम। द्रव्य गुण कर्म ये कार्यत्व आपन्नानां, जो कार्यपन को प्राप्त हुए द्रव्य गुण कर्मों का ये साधर्म्य है, समानता है। कौन? द्रव्य। द्रव्य तीनों का समान रूप से कारण बनता है। अब आता है उदाहरण। यथा, अब उदाहरण दिया जा रहा है। यथा कार्यद्रव्यानि कारण द्रव्यम आश्रयन्ति, ये उदाहरण है। कार्यद्रव्यानि कारण द्रव्यम आश्रयन्ति, कार्यद्रव्य हमेशा कारण द्रव्य का आश्रय लेते हैं, ये उदाहरण है। कार्यद्रव्य हमेशा कारण द्रव्य का आश्रय लेते हैं। कार्यद्रव्य कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते, हमेशा कार्यद्रव्य कारण के ही आश्रित रहते हैं। जैसे घड़ा है, घड़ा कार्यद्रव्य है, कार्यद्रव्य रूपी घड़ा मिट्टी के आश्रित ही रहेगा, मिट्टी से अलग नहीं रह सकता। मिट्टी में ही घड़ा है, मिट्टी से अलग कभी घड़ा नहीं रह सकता। तो हमेशा कार्यद्रव्य कारण द्रव्य का आश्रय लेता है। ये उदाहरण समझ में आ गई जी सबको? आगे बढ़ूं। तथा गुणा कर्माणि च अपि तद आश्रयन्ति, तथा ठीक इसी प्रकार से
किस प्रकार से? जैसे कार्य द्रव्य कारण द्रव्य का आश्रय लेते हैं, वैसे ही तथा वैसे ही गुण भी कर्माणि च कर्म भी तद आश्रयन्ति, वो द्रव्य का आश्रय लेते हैं। गुण भी द्रव्य का आश्रय लेते हैं, कर्म भी द्रव्य का आश्रय लेते हैं। अर्थात गुण भी द्रव्य में रहते हैं और कर्म भी द्रव्य में रहते हैं। तो जो घड़ा रूपी द्रव्य है, घड़ा रूपी द्रव्य किसका आश्रय ले रहा है जी? मिट्टी का आश्रय ले रहा है, मिट्टी में रहता है। अब मैं बताऊंगा घड़े के जो भी गुण हैं वो भी कार्य है। घड़े के जो भी गुण हैं वो कार्य है, क्योंकि पैदा हुए हैं तो कार्य है घड़े के जो भी गुण। अब वो घड़े के जितने भी गुण हैं वो किसका आश्रय ले रहे हैं? घड़े का आश्रय ले रहे हैं, द्रव्य का ही तो आश्रय ले रहे हैं ना। अब वो उस घड़े में अगर कोई गति हो रही है, गति का मतलब है घड़ा आ रहा है जा रहा है, मतलब अपने आप आता जाता नहीं है, लेकिन कोई ला रहा है ले जा रहा है, तो घड़े में कर्म हो रहा है ना। तो कर्म किसका आश्रय ले रहा है? घड़े का आश्रय ले रहा है। तो कर्म पैदा होता है, कर्म किसका आश्रय ले रहा है? द्रव्य का। द्रव्य में जितने भी गुण हैं वो भी कार्य है, वो किसका आश्रय ले रहे हैं? द्रव्य का। और कार्य द्रव्य घड़ा किसका आश्रय ले रहा है? द्रव्य का। तो द्रव्य तीनों कार्यों का आश्रय दे रहा है, द्रव्य तीनों कार्यों का आश्रय ले रहा है। तो समान रूप से द्रव्य तीनों का कारण बन रहा है, आश्रय का। ये बात किनको समझ में नहीं आएगी? तो सरल सी बात है। जब द्रव्य के लक्षण, गुण के लक्षण, कर्म के लक्षण आपने पढ़ लिया है तो ये तो बहुत सरल बात है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। गणेश जी समझ में आ गया आपको? जी स्वामी, थोड़ा थोड़ा समझ गया। अब थोड़ा थोड़ा क्या बाकी रह गए जी? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गए तो थोड़ा थोड़ा क्या बाकी रह गए वो बताइए। अच्छा नहीं समझ पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं? अच्छा, अच्छे से नहीं समझ पाते हैं? जी जी। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरा है। अच्छा, उसके लिए थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। जी हाँ जी, आभा जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी, जो मुझे समझ में आया वो ऐसा था, हो सकता है ये गलत हो, कि मिट्टी जो कि कारण द्रव्य है उससे घड़ा बना, तो घड़े में अब जितने भी गुण, द्रव्य और कर्म है, वो जो कारण द्रव्य मिट्टी है उस पर आश्रित है। तो जैसे कि घड़ा जो द्रव्य है वो मिट्टी जो द्रव्य है उस पर आश्रित है। घड़े की जो चिकनाई है गुण, वो मिट्टी की चिकनाई पर आश्रित है। और नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। ये कारण को बताया जा रहा है। द्रव्यम कारणम, द्रव्य कारण, सूत्र को देखिए। द्रव्यम कारणम, द्रव्य कारण बनता है किसका? द्रव्य का भी द्रव्य कारण बन रहा है, गुण का भी द्रव्य कारण बन रहा है, कर्म भी द्रव्य का कारण बन रहा है। जो आप बता रहे हो वो अलग अलग बता रहे हो, ये मत देखिएगा। आपको ये समझना द्रव्य कारण है किसका? द्रव्य का भी द्रव्य कारण होता है। अब द्रव्य द्रव्य का कारण कैसे होता है ये आपको समझना है। पीछे आप बहुत पढ़ चुके हैं अब तक। तो द्रव्य द्रव्य का कारण होगा, मिट्टी द्रव्य है, घड़ा भी द्रव्य है। अब इन दोनों में आपको समझना है कि द्रव्य द्रव्य का कारण होता है, तो आपको समझना है कि घड़ा द्रव्य है, ये घड़ा रूपी द्रव्य मिट्टी के आश्रित रहता है। एक बात हो गई। और द्रव्य, घड़ा द्रव्य है, कार्य है या नहीं है? है। अब घड़े में जो भी गुण आए वो कार्य है या नहीं है? घड़े के अंदर जो भी गुण है वो कार्य है या नहीं है? वो कार्य गुण है। कार्य गुण है। तो कार्य गुण है, तो कार्य गुण किसके आश्रित है? घड़े के आश्रित है। घड़ा द्रव्य है ना, द्रव्य के आश्रित रहेंगे ना। इसमें कोई संशय हो रहा है क्या आपको? कारण द्रव्य के आश्रित है। इधर नहीं आप अपनी ओर से मैं नहीं समझना। सूत्र जैसा कह रहा है वैसा समझना है। यानी द्रव्य कारण है
द्रव्य कारण है तीनों का, तो द्रव्य को ही आपको देखना है। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कार्य द्रव्य घड़े के अंदर जो भी गुण आए वो कार्य, तो घड़े में जो भी गुण आए वो गुण किसके आश्रित रहते हैं? मिट्टी के आश्रित थोड़े रहते हैं, वो घड़े के आश्रित रहेंगे। घड़े के गुण घड़े में रहेंगे ना। घड़े के गुण घड़े में रहेंगे या मिट्टी में रहेंगे? मिट्टी के गुण अलग है। और आप जा रहे हो कि घड़े में जो गुण आए हैं मिट्टी के गुणों के कारण से आए, इसलिए उन गुणों का कारण मिट्टी में स्थित गुण है। तो आप गुण का कारण गुण देख रहे हैं, या गुण का कारण गुण थोड़ा बता रहे हैं, या गुण का कारण द्रव्य बता रहे हैं। अब समझ में आया आपको? जी जी। तो अब मैंने जो बोला था कि घड़ा जो द्रव्य है वो द्रव्य के आश्रित है। अब घड़े द्रव्य का आश्रय कौन है? मिट्टी है। वो मिट्टी का आश्रय, अर्थात द्रव्य द्रव्य के आश्रित हो गया, क्योंकि घड़ा कार्य है। अब हमको गुण रूपी जो कार्य है, तो गुण रूपी कार्य किसके आश्रित रहते हैं? घड़े के गुण है तो घड़े के अंदर आश्रित है। तो घड़े के गुणों का कारण कौन हुआ? घड़ा हुआ। कारण बन गया ना द्रव्य, गुणों का कारण द्रव्य बन गया। जैसे द्रव्य का कारण द्रव्य बन गया, ऐसे गुणों का कारण द्रव्य बन गया। और कौन से गुण है ये? कार्य गुण है। कार्य गुणों का आश्रय कार्य द्रव्य है, वो कारण है। कौन सा कारण है? तो पीछे जाओगे, समवायी कारण है, कारण ही बन रहा है। अब उस घड़े में जो गति होती है, आने जाने की गति, वो गति किस में हो रही है? घड़े में हो रही है। और वो गति उत्पन्न होती है नहीं होती है? वो भी कार्य है। तो उत्पन्न हुआ जो कार्य रूपी कर्म है वो किस में हो रहा है? घड़े में हो रहा है। तो द्रव्य तीनों का कारण बन गया, ये यहां पर बताना चाह रहे हैं। क्लियर हो गए आभा जी? स्वामी जी हाँ और ना। तो जो पहला था कि जो द्रव्य घड़ा बना, कार्य द्रव्य जो घड़ा बना वो मिट्टी के आश्रित है, तो वहां हमने कारण द्रव्य देखा, जो रिलेशनशिप है कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य का है। लेकिन जो गुण और कर्म हम देख रहे हैं, उन दोनों का जो आश्रय हम देख रहे हैं वो एक्चुअली कार्य द्रव्य ही देख रहे हैं। सो थोड़ा सा भेद है ना? नहीं, आपको ये समझना है द्रव्य कारण है। ये यहां ये नहीं बताया जा रहा द्रव्य कौन सा कारण है। सूत्रकार ने ये नहीं बताया कि द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्यम कारण, द्रव्य कारण बन रहा है द्रव्य गुण कर्म का। कौन सा कारण बन रहा है ये थोड़ा स्पष्ट किया यहां पर। कारण बन रहा है तो हमको द्रव्य को कारण के रूप में प्रस्तुत करना है तीनों का। और ये तभी प्रस्तुत कर पाओगे जब, जैसा मैं बता रहा हूं, और जिस रूप में आप देख रहे हैं तो अलग अलग कारण होंगे और अलग अलग, वह केवल द्रव्य कारण नहीं बनेगा। एक का तो द्रव्य कारण बन रहा है, मिट्टी घड़े का कारण बन रहा है, वो समवायी कारण हो गया अलग। और जो उत्पन्न हुआ जो गुण है, जो कार्य रूपी जो गुण है, उन गुणों का अगर कारण आप देखेंगे तो आप समवायी कारण को देखना होगा। मिट्टी जो है वो समवायी कारण नहीं है। उत्पन्न हुए कार्य गुणों का समवाय कारण मिट्टी नहीं है, समवाय कारण घड़ा है, इसलिए घड़ा होगा। अब घड़े के अंदर जो कर्म हो रहा है उस कर्म का समवाय कारण घड़ा रूपी द्रव्य ही है। तो तीनों का कारण द्रव्य बन रहा है, इस तरह आपको देखना है। ओके, समझा। जी जी। गुप्ता जी को क्या कहना है जी? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आप ये तो समझ में आया कि कर्म में भी आया, गुण भी समझ में आया। जब कर्म तो समीप होता है, खत्म हो गया जी, जो मूवमेंट जो बाद में मूवमेंट कर रहा है उसको हम कर्म गिन रहे हैं। बाद में मूवमेंट का मतलब? घड़ा इधर से उधर ले जा रहे हैं तो उसको हम वो मूवमेंट के, उस मूवमेंट को हम कर्म कह रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं कह सकते, उसको मूवमेंट को कर्म नहीं कह सकते? स्वामी जी, कर्म तो फिर अलग हो गए ना घड़े से। वो उठा के ले गए, मैं ले गया उठा के लाया। तो आप उठा के ले जा रहे तो वो कर्म किस में हो रहा है? घड़े में नहीं हो रहा है? मुझ में हो रहा है, मैं ले जा रहा हूँ। अच्छा, आप में तो हो रहा है।
आपकी गति अलग है, घड़े की गति अलग है ना। अभी तो नहीं, अभी कर्म का लक्षण नहीं पढ़ा आपने, इसका मतलब आप दोहराते नहीं है। नहीं पढ़ा है जी, पढ़ा है। जब पढ़े हैं तो जब आप चल रहे हैं तो आपका कर्म अलग हो गया, घड़े में भी तो गति हो रही है, घड़े का कर्म भी अलग हो गए ना। तो आप इसको गमन बोल दो भैया, आप हाँ जी, गमन कहोगे इसको, मतलब लास्ट गमन गमन तो गमन भी तो कर्म है। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सुशीला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं वैसे तो क्लियर सा हो गया मेरे को, और थोड़ा ये जैसे द्रव्य आपने बताया, मिट्टी द्रव्य हो गया, कारण हो गया, उसका कार्य फिर घड़ा, घड़े के अंदर जो गुण है और कर्म है, वो उनका गुणों का जो कारण बनेगा वो घड़ा बनेगा। हाँ जी, न कि मूल कारण जो मिट्टी है वो नहीं बनेगा, ठीक सीधा है। सीधा कारण नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरह ठीक है, आ गया समझ में तो स्वामी। ठीक है। आर्या जी को क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, ये आपन्न नाम का मीनिंग बताना। आपन्ना नाम का मतलब है कार्यपन को प्राप्त हुए हुए, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म तीनों कार्यत्व को प्राप्त हुए ना, तो कार्यत्व को प्राप्त हुए को आपन्ना नाम कहते हैं। आपन्नम यानी प्राप्तम। हाँ जी, आपन कार्यत्व आपन्ना नाम, ये षष्ठी विभक्ति है, कार्यत्व को प्राप्त हुए हुए का। जी जी, जी धन्यवाद सर। माधव जी, महादेव जी को क्या कहना है? सर जी नमस्ते जी, यहाँ पे जो मुझे समझ में आया, ये यहाँ पे मोटी भाषा में ये सूत्र बोल रहा है। जो प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे साधकों को, जी। तो मेरा भी हो, वो जो कारण में जाते हैं का तो मिट्टी में चले जाता है, लेकिन यहाँ पे जो घोड़ा ही उसका कारण है, ये स्थूल, ये मोटी भाषा, ऐसा ही मुझे समझ में नहीं, आ रहा है। मोटी भाषा की बात नहीं है। देखिएगा, मिट्टी घड़े का समवाय कारण, जब हम द्रव्य का कारण देखेंगे तो मिट्टी समवाय कारण है कार्य रूपी घड़े का। तो घड़े को धारण करने वाला, घड़े को धारण करने वाली मिट्टी है, तो उस घड़े का समवाय कारण मिट्टी है, ऐसा है। अब जो उत्पन्न हुए जो गुण हैं, गुण उत्पन्न हुए हैं क्योंकि घड़े के अंदर जितने भी गुण हैं वो सब उत्पन्न हुए हैं। अब उन उत्पन्न हुए गुणों का कारण हम देख रहे हैं तो घड़ा है, और उन गुणों का घड़ा समवायी कारण है। तो घोड़ा रूपी कार्य का जो गुण है वो तो मिट्टी से आया है ना? नहीं, मिट्टी से आया है, मिट्टी से आया है, तो उन गुणों का असमवायी कारण मिट्टी के गुण होंगे, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। उसमें कोई, हमको द्रव्य को तीनों में समान कारण दिखाना है ना। कहाँ कहाँ द्रव्य तीनों का कारण बन सकता है, ये दिखाया जा रहा है सूत्र में। तो स्वामी जी, मुझे ये वैशेषिक दर्शन अभी तक जितना पढ़ा है जी, कोई नहीं पढ़े तो किसी को जब प्रश्न करे तो ऐसा ही बोल देते हैं, वो तो घड़ा ही कारण नहीं। देखिए, इसलिए मैं मोटी भाषा बोल रहा हूँ। नहीं, वो जो नहीं पढ़ा तो उनको तो इन कारणों के बारे में पता नहीं है। ये जो पढ़ेंगे उन्हीं को पता लगेगा। ये जितने भी कारण बताया जा रहा है, वैशेषिक को जो नहीं पढ़ता उसको ये लैंग्वेज नहीं आएगी। समवाय क्या होता है, असमवाय क्या होता है, ये उसको समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। जैसे जो साइंस, हाँ जी बोलिए। घड़े में जो पानी धारण करने के लिए जो क्षमता है जी, वो उसको कारण क्या बोलूं, घड़ा ही है ना? हाँ, घड़ा ही है, बिल्कुल। तो जब वो घड़े में जब फूटा, जब कोई पोर हो जाता है, जल नहीं धारण करता है, वो की घड़े का गुण ही? नहीं, घड़े का गुण नहीं, मतलब उसमें विभाग के कारण से जल नहीं रह रहा है, मतलब छेद का हो। संयोग वाला मैं बोल रहा हूँ, जे उसको जो कारण है वो संयोग है ना? नहीं, वहाँ विभाग कारण है, क्योंकि घड़े में जो छेद हुआ है या उसमें दरार आया है तो विभाग ही कहलाएगा ना वो। तो विभाग के कारण से वह धारण, तो यहाँ कोई समवाय कारण, वो वाला कारण नहीं। यहाँ पर घड़े ने पानी को जो धारण किया, यहाँ केवल समवाय कारण के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि समवाय कारण वो होता है, वो जब तक घड़ा रहेगा तब तक वो पानी उसमें रहना होगा, ऐसा नहीं होता है। वो पानी को अलग भी, हम घड़े के बिना पानी भी रह सकता, उसमें सटा देंगे तो पानी उसमें नहीं रहेगा,
क्योंकि समवायी कारण वो होता है उसको उसके अंदर हमेशा समवेत रहता है, वो अलग नहीं हो सकता उसमें। तो इसलिए वो धारण अलग चीज़ है, वो बेस देता है। वो घड़ा जो है पानी को बेस दे रहा है, आधार दे रहा है, बस इतना ही अंतर है। उसको हम पानी का समवायी कारण घड़ा ऐसा नहीं बोल सकते, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है जी, जी जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी, ये सूत्र पूरा कर देता हूँ मैं। तो कहा जा रहा है तथा गुणाः कर्माणि चापि तद आश्रयन्ति। जैसे द्रव्य द्रव्य का आश्रय ले रहा है, वैसे ही गुण भी, कैसे गुण है यहाँ पर? कार्य गुण। ये कार्य गुण भी तद आश्रयन्ति, उस घड़े का आश्रय लेते हैं। कर्माणि, कर्म तो वैसे ही कार्य होते हैं, तो कर्म भी उस द्रव्य का आश्रय लेते हैं। तेषां त्रयाणां तस्य समवायी कारणत्वात्, तेषां त्रयाणां, इन तीनों का वो द्रव्य समवायी कारण होने से, त्रयाणाम अपि द्रव्यम समवायी कारणमिति विवेका, तीनों का समवायी कारण द्रव्य ही होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यह समवायी कारण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी घड़े का समवायी कारण मिट्टी है, वो समवायी कारण है, वो भी द्रव्य है। उत्पन्न हुए गुणों का समवायी कारण घड़ा है, वो भी समवायी कारण है। उत्पन्न हुआ जो कर्म है, उस कर्म का समवायी कारण घड़ा है। तो तीनों का समवायी कारण द्रव्य ही बन रहा है। बस अंतर आपको ये करना है, जब घड़े का समवायी कारण देखेंगे तो मिट्टी में जाना है, और गुणों का और कर्म का समवायी कारण देखेंगे तो कार्य रूपी घड़े में जाना है, पर है दोनों द्रव्य। ये 18वां सूत्र पूरा हो गया जी। तो आप सबको क्लियर हो गए जी, स्पष्ट हो गए जी? तेज ना रहें जी। स्वामी जी, ये कर्म कैसे समवायी कारण बना, इससे थोड़ा और नहीं, कर्म का समवायी कारण द्रव्य है, कर्म समवायी कारण नहीं है, कर्म का समवायी कारण द्रव्य है। स्पष्ट हो गया जी जी जी। हाँ जी, गुप्ता जी। स्वामी जी क्लियर नहीं हुआ, ये कर्म कैसे बनेगा समवायी कारण? देखो फिर वहीं आ गए ना, ये कर्म समवायी कारण थोड़ा बताया, कर्म का समवायी कारण घड़ा है। कर्म का समवायी कारण, कर्म जिसको धारण करता वो समवायी कारण होगा ना। कर्म स्वयं समवायी कारण होता है, ऐसा थोड़ा बता रहा हूं मैं। ठीक है सर। जी जी जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 19वां गुण, गुणाश्च खलु। अब गुणों के बारे में बताया जा रहा है। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। घड़ा पानी को धारण करता है जी। तो ऐसे मतलब ये घड़ा क्यों नहीं इसका समवायी कारण बनता? देखिए, समवायी कारण समवायी कारण उसको कहते हैं, यावत द्रव्य भावी, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक जिसको धारण कर रहा है वो तब तक रहेगा उसके अंदर। पानी ऐसा तो है ही नहीं है, पानी तो हमने बाहर से उसको बेस देने के लिए उसमें डाला है। वो पानी उस द्रव्य का अविनाभावी संबंध नहीं है दोनों के बीच में, अनिवार्य संबंध। जहां अनिवार्य संबंध होता है वो समवायी कारण होता है। ये तो पानी आप डालना चाहे डाल के रख सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते। जब पानी उसमें नहीं रहेगा तो वो उसका समवायी कारण नहीं बन सकता, इसलिए वो केवल हम बेस दे रहे हैं उसको। जैसे आपने शर्ट पहना है, एक कमीज पहना है, तो इस शर्ट का समवायी कारण मेरा शरीर थोड़ा होगा, केवल शरीर ने उसको धारण किया, क्योंकि वो धारण करने का सामर्थ्य रखता है। बेस देने का, जो भी द्रव्य किसी और को बेस देने का सामर्थ्य रखता है, इतने मात्र से वो समवायी कारण नहीं होगा। तो ऐसे हम मेरी स्किन को, आंख को, कान को समवायी कारण कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे, वो कहेंगे, वो तो अविनाभावी संबंध है ना उनका। यावत द्रव्य भावी, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक ये रहेंगे, और द्रव्य नहीं रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे। जी 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 स्वामी, धन्यवाद। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गुणाश्च खलु। गुणश्च खलु, अब गुण के बारे में बताया जा रहा है। उभयथा गुणः, उभयथा गुणः। इस पर एक टिप्पणी दी है कि गुणाः होना चाहिए। ये जो हिंदी का भाष्य किया है स्वामी
ब्रह्मविदानंद जी, उन्होंने कहा कि गुणाः बहुवचन होना चाहिए, तो रख सकते हैं, बहुवचन भी रख सकते हैं और एक वचन में भी रख सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पीछे भी एक सूत्र आया था उभयथा गुणाः, वहाँ बहुवचन आया है, तो यहाँ बहुवचन होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। मतलब गलत कह रहे ऐसा नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुवचन में भी लिख सकते हैं, होना चाहिए उनका कथन है। और ना भी हो तो भी चल सकता है, जाति में ले लेंगे, ये मेरा अभिप्राय है। अगर दोनों ढंग से रख सकते, उभयथा गुणाः भी कर सकते हैं और उभयथा गुणाः बहुवचन में भी रख सकते, दोनों में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि सूत्र दिखाया जा रहा है, सभी लोगों ने उभयथा गुणः एक वचन में रख करके दिखा रहे हैं। अब ये जो गुण है वो दोनों प्रकार से होता है, जैसे पीछे साधर्म, कुछ साधर्म भी रखता है, कुछ वैधर्म भी रखता है, जैसे पीछे बताया था वैसे गुण के बारे में। अभी 18वें सूत्र में द्रव्य तीनों का बराबर रूप से समान कारण बनता है। अब यहाँ गुण जो है उभयता, अर्थात कहीं बनता है गुण कारण और कहीं नहीं भी बनता है, ये बताना चाहते हैं। और यहाँ गुण जो कारण बन रहा है, और आपको भूमिका में स्पष्ट हो गया, गुण सदा असमवायी कारण होते हैं, कहीं कहीं निमित्त कारण होते हैं। गुण असमवायी कारण होते, कहीं कहीं निमित्त कारण भी होते हैं। तो यहां आपको असमवायी कारण मान सकते, समवायी कारण तो गुण हो ही नहीं सकता, गुण समवायी कारण हो नहीं सकता, ये बात सबको समझ में आ गई जी। रामचरण जी को क्या पूछना था? नमस्ते स्वामी जी। मैं निवेदन कर रहा था कि आचार्य जो विजयवीर जी की पुस्तक है उसमें तथा गुना लिखा है स्वामी। हाँ जी, कुछ लोगों ने तथा गुना अर्थ मान करके चलते हैं, कुछ लोग उभयथा गुना मान करके चलते हैं। एक ही मतलब है स्वामी दोनों का? नहीं, मतलब तथा गुना करेंगे तो अलग प्रकार का अर्थ होगा, उभयथा गुना कहेंगे तो अलग प्रकार का अर्थ होगा। अच्छा, तो हम क्या माने, उभयथा गुना माने? यहाँ जैसा लिखा वैसा मान करके चलिएगा जी जी। क्योंकि पाठभेद बहुत सारे लोग मानते हैं, अलग अलग पुस्तकों में पाठभेद हो जाता है, तो वो कोई मान्य रखता नहीं है। यहाँ उभयथा गुना मानने से कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी जो मैंने बोला था कि गुण जो है असमवायी कारण तो होता ही होता है, पर समवायी कारण कभी नहीं होता है। ये बात आप में से किनको नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हैं। गुण समवायी कारण कभी नहीं होता है, असमवायी कारण तो होता ही होता है। हाँ जी, सुशीला जी, माइक खोलेंगे तभी मेरे को सुनाई देगा ना जी। जी स्वामी जी, समवायी कारण तो अनिवार्य कारण हो गया, और असमवायी कारण का मतलब ये हो गया कि वो अनिवार्य नहीं होता। नहीं, ये कहाँ से ले अनिवार्य कारण और अनिवार्य कारण नहीं होता है। समवायी कारण किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, असमवायी कारण किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। समवायी कारण तो स्वामी जी जैसे घड़े का समवायी कारण मिट्टी हो गया, वो अनिवार्य कारण है वो तो नहीं, उसको अनिवार्य शब्द छोड़ दिए, समवायी कारण बोल दिया। अच्छा, और जैसे गुण है स्वामी जी और कर्म है, ये तो हमेशा असमवायी कारण ही रहेंगे। ठीक है, तो ये असमवायी कारण का थोड़ा सा एक बार बता दीजिए स्वामी जी। वैसे तो बताया था आपने, लेकिन वो थोड़ा तो बताया तो पीछे का जब नहीं आपको संशय होगा तो पीछे का पाठ निकाल करके बार बार सुनना होगा ना। मैंने पीछे बोला था वो सुनती तो हूँ स्वामी जी, दोहराती रहती हूँ तो मैं। तो दोहराते रहिएगा, जब तक दोहराते रहिए, एक दिन जरूर समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा अब नहीं, असमवायी कारण का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या मानेंगे स्वामी? जो समवायी कारण नहीं होता है दूसरा कारण होता है। जो समवायी कारण नहीं होता, एक तो समवायी कारण है और वो समवाय ना समवाय असमवाय, जो समवाय नहीं होता है
उसको असमवाय कहते हैं। समवाय तो समझ में ये आ गया स्वामी जी, जैसे मिट्टी होगी। आपको वही समझना है मैडम कि जो समवाय कारण आपको समझ में आ गए ना। हाँ जी हाँ जी। अब ये जो गुण है वो समवाय कारण नहीं होता है, कोई कारण होता है। क्या कारण होता है? उसी का नाम दिया असमवाय कारण। निमित्त कारण भी स्वामी जी यूँ समझ में आ गया, जैसे निमित्त का मतलब जो कारण बनता है, जैसे घड़े का निमित्त कारण कुम्हार हो गया। हाँ हाँ, इस तरह से असमवाय का तो मिट्टी में जो गुण है ना जी, वो मिट्टी में जो गुण है वो घड़े के अंदर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि घड़े के गुण अलग प्रकार के होते हैं, मिट्टी के गुण अलग प्रकार के होते हैं। तो जो घड़े के अंदर जो गुण पैदा हुए हैं वो कहाँ से पैदा हुए हैं आप बताइए? मिट्टी से आए वो। मिट्टी से आए, तो मिट्टी के गुण कारण बन गए ना घड़े के गुणों का। मिट्टी के गुण घड़े के गुणों के कारण बन गए। बन गए। अब वो जो कारण बन गए मिट्टी के गुण, वो समवाय कारण तो हो नहीं सकते। तो अब उसका नाम दे दिया असमवाय कारण। ठीक है स्वामी जी, बस सुनना। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी, आप लोग आवृत्ति कम करते हैं इसलिए समस्या है, बार बार आवृत्ति करना है पीछे के पाठों को। जी, कम से कम ये कारण प्रक्रिया को हमेशा, जब तक ये वैशेषिक दर्शन नहीं होगा ना पूरा, तब तक हमेशा इन कारणों को आपको बार बार पढ़ना है। नहीं तो फिर वहीं आगे जाकर के आप स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे वहीं पर, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कारणों को समझे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए कारणों को समझने का प्रयत्न करिएगा। कविता जी को क्या कहना है? ये स्वामी जी मतलब एक बार रटने पड़ेंगे क्या सूत्र? मतलब वैसे थोड़ा अब मेरे को ये बताना पड़ेगा रटना। आपको रट करके दिमाग में रखो, बिना रख, दिमाग में हमेशा कारण समझ में आना चाहिए। आप रट करके कर सकते तो रट करके करो। मैथ्स के फार्मूलाज की तरह मतलब कैसे भी समझ लीजिएगा, बस आपको आना चाहिए। जब अवसर जब पड़े तब आपके हाथ में होना चाहिए। नहीं जी मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ जी अभी ज़रूरत है, हाँ जी बैंक में है, तो बैंक में आने का मतलब क्या होता है? और वो बैंक भी आजकल बैंक में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बैंक तो सदा आपके हाथ में है। बैंक तो सदा आपके हाथ में है। जब आपको पैसा चाहिए बस निकालते जाओ। पहले तो जी बैंक में जाना पड़ेगा जी, आज बैंक बंद है जी, आज रविवार है, आज शनिवार है, बैंक बंद है जी, अब कैसे निकालूं? वो स्थिति नहीं, आजकल तो पूरा बदल गई स्थिति। तो हमेशा अपने हाथ में रखिएगा, हाथ से दूर नहीं रखना। अब हाथ में रखने के लिए जो जो करना पड़े वो करिएगा। सुधा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, ठीक है, ये सूत्र उभयथा गुणाः, ये यहाँ तो गुण है, वहाँ गुणाः बहुवचन में 13वें नंबर पर आया है। कोई बात नहीं, मैं उसका समाधान दिया है। अगर उभयथा गुणा बहुवचन में है तो बहुत सारे गुणों की बात हो रही है। अगर एक वचन में है तो जाति में एक वचन लेकर के भी चल सकते हैं। मतलब एक जैसे सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है यहाँ? हाँ, एक जैसे सूत्र अनेक बार किया जा सकता है। जी स्वामी जी, पर एक जैसे सूत्र को अनेक जगह प्रयोग किया जाता है और उसी एक जैसे सूत्र के अनेकों जगह पर अलग अलग अर्थ होते हैं। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जी। द्रव्य गुण कर्म नाम गुना कारणम सामान्य। द्रव्य का, गुण का और कर्म का गुण समान रूप से कारण बनता है। द्रव्य गुण कर्म नाम गुणः कारणम सामान्य। द्रव्य का, गुण का और कर्म का गुण समान रूप से कारण बनता है। परंतु वहां एक ट्विस्ट है, उभयथा। उभयथा दृश्यते, दोनों प्रकार से देखा जाता, कहीं बनता है और कहीं नहीं बनता है। कश्चन गुणो भवति कारणम सामान्यम, कश्चन गुणो नापि भवति। ये कश्चन लिखा है ना, अलंत कर दिया, उसको अलंत हटा दीजिएगा, वो पूरा नकार है। तो कहते कश्चन गुणो भवति कारणम सामान्यम, कश्चन गुणो नापि भवति। इसका अर्थ है कश्चन गुणः भवति कारणम सामान्यम, कोई गुण समान रूप से कारण बनता है
और कश्चन गुणो नापि भवति, कोई गुण समान रूप से कारण नहीं बनता है। गुण तो 24 प्रकार के हैं, 24 प्रकार के गुणों में से कुछ गुण तो समान रूप से कारण बनते हैं और कुछ गुण समान रूप से कारण नहीं बनते। ये इसका तात्पर्य। सिद्धांत स्पष्ट हो गया जी। गुण भी द्रव्य का कारण बन रहा है, गुण का भी कारण बन रहा है, कर्म का भी कारण बन रहा है। गुण तीनों का कारण बन रहा है, लेकिन समस्या है कि गुण तीनों का कारण कहीं जगह पर बनता है और कहीं जगह पर नहीं बनता है। ये इसका तात्पर्य है। अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा तत्र यथा, जैसे कि अवयवानां संयोगो गुणो अवयवी द्रव्यस्य असमवायी कारणम भवति। उदाहरण दिया, उदाहरण को समझ लीजिएगा। अवयवानां संयोगः, अवयवों का जो संयोग है, अवयवों का संयोग, संयोग गुण है। तो अवयवों में जो भी संयोग होता है वो गुण है। तो अवयवों का जो संयोग रूपी जो गुण है, ये संयोग रूपी गुण कारण बन रहा है किसका? अवयवी द्रव्यस्य, अवयवी द्रव्य का कारण बन रहा है। यानी गुण, संयोग रूपी गुण अवयवी द्रव्य का कारण बन रहा है। कौन सा कारण? असमवायी कारणम भवति, असमवायी कारण बन रहा है। वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सारा पीछे का उदाहरण ऐसा ही आया, फिर भी मैं बोल देता हूं, क्योंकि आप में से आवृत्ति कम करते हैं ना लोग, इसलिए सबको साथ में लेके चलना पड़ता है मेरे को। मिट्टी के कण हैं, मिट्टी के अवयव है, मिट्टी के अवयव में संयोग हो गया, संयोग हो गया। अब वो जो संयोग एक गुण हो गया, संयोग का मतलब गुण है, 24 गुणों में संयोग एक गुण है। तो जब मिट्टी के अंदर संयोग हुआ अर्थात गुण उत्पन्न हुआ, अब वो जो गुण है वो कारण बन रहा है। किसका कारण बन रहा है? घड़े का। बिना संयोग के घड़ा नहीं बन सकता है। तो अब वो जो संयोग है वो गुण है, वो संयोग रूपी गुण जो है कारण बन रहा है किसका? घड़े का। कौन सा कारण बन रहा है? असमवायी कारण बन रहा है। तो गुण द्रव्य का कारण बन गया, नहीं बन गया? बन गए ना? हाँ, अब मैं बार बार नहीं पूछूंगा किसको समझ में नहीं आया, ये नहीं कहूंगा। जिनको नहीं आया वो स्वयं हाथ खड़ा कर देना। तो कहते हैं अवयवों का जो संयोग रूपी जो गुण है वो अवयवी द्रव्य यानी घड़े का असमवायी कारणम भवति, असमवायी कारण बनता है। परंतु रूपादि गुणों न कारणम भवति द्रव्यस्य, परंतु दूसरे गुणों को ले, एक गुण तो कारण बन गया लेकिन दूसरे गुणों के लिए बोल रहे हैं, परंतु रूपादि गुणों न कारण भवति द्रव्यस्य। अब घड़े के अंदर जो रूप आदि जितने भी गुण उत्पन्न हो गए वो द्रव्य का कोई कारण नहीं बनते। इस घड़े रूपी द्रव्य का जो उत्पन्न हुए रूप है, स्पर्श है, ऐसे बहुत सारे गुण उत्पन्न हो गए द्रव्य में, वो इस उत्पन्न हुए द्रव्य का कारण नहीं बनते। हाँ जी कविता जी, समझ में आया? आ गया। देखिए घड़ा उत्पन्न हुआ है, किस कारण से उत्पन्न हुआ है जी? मिट्टी के अंदर से घड़ा उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब संयोग के कारण से उत्पन्न हुआ है। बिना संयोग के घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो संयोग घड़े को उत्पन्न कर रहा है और संयोग गुण है। बिना संयोग रूपी गुण के घड़ा कभी नहीं पैदा हो सकता, इसलिए उत्पन्न हुए घड़े का संयोग कारण है। कौन सा कारण है? असमवायी कारण है। तो गुण द्रव्य का असमवायी कारण बन गया। लेकिन उस उत्पन्न हुए घड़े के अंदर बहुत सारे गुण आ गए हैं। जैसे संयोग आया है ना घड़े के अंदर, घड़े के अंदर संयोग गुण है या नहीं है? है, क्योंकि उस संयोग गुण के बिना घड़ा रह ही नहीं सकता। तो घड़े के अंदर जैसे संयोग गुण आया है, ऐसे उस घड़े के अंदर बहुत सारे गुण आ गए। रूप भी उसमें अंदर घड़े के अंदर उत्पन्न हुआ है, उस घड़े के अंदर स्पर्श भी उत्पन्न हुआ है, उस घड़े के अंदर बहुत सारे गुण उत्पन्न हो गए। वो जो दूसरे गुण हैं वो घड़े के कोई कारण नहीं बन रहे। तो कुछ गुण जो है ऐसे होते हैं जो कारण बन रहे हैं और कुछ गुण कारण नहीं बन रहे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी कविता जी। स्वामी जी इसका मतलब ये हुआ कि वो गुण ना रहे तो भी घड़ा रहेगा? नहीं नहीं,
जैसे गुण रूप गुण ना रहे तो भी घड़ा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये इसका ये तात्पर्य नहीं है। उत्पन्न होने में कारण नहीं बन रहे वो। उत्पन्न होने मात्र के लिए कारण नहीं बन रहे। अगर वो गुण नहीं रहे का मतलब है वो द्रव्य को छोड़ करके नहीं जा सकते। ठीक है। यावत द्रव्य भावी, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके गुण हमेशा रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये आप बोल सकते, घड़ा नहीं रहेगा तो वो गुण नहीं रहेंगे, ये बोल सकते हो। घड़ा नहीं रहेगा तो वो गुण नहीं रहेंगे, ये तो बोल सकते हो। लेकिन ये नहीं बोल सकते गुण नहीं रहेंगे तो घड़ा रह सकता है, क्योंकि वो गुण नहीं रहेंगे, बोल ही नहीं सकते। गुण तो हमेशा रहेंगे घड़े के साथ में। जी अब आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। हाँ जी, क्या कहना है जी आभा जी? स्वामी जी, ये ना जो पिछले वाला जो पॉइंट था, जो कंफ्यूजन था, वो इससे काफी क्लियर हो गया। जैसे कि जो मिट्टी के गुण हैं, मिट्टी का जो आकार है, मिट्टी में जो स्पर्श शब्द, ये गुण है, घड़े में वो नहीं है। लेकिन जो घड़े का जो घड़े के ही जो गुण है, जो कार्य द्रव्य है, उसके गुण है यहाँ पर। हाँ जी, वो तो उत्पन्न हुए, गुण भी उत्पन्न होते हैं ना। ये जो गुण है वो वहां से नहीं आए हैं, पर ये द्रव्य से आए हैं, ऐसा है। दो सूत्र कनेक्ट होते हैं एक्चुअली आप। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि घड़े में जितने भी गुण पैदा हुए हैं वो मिट्टी के गुणों से ही पैदा हुए हैं, ये याद रखना है। आपने पीछे सूत्र पढ़ा है, द्रव्यानि द्रव्यांतरम आरंभन्ते गुणानि गुणांतरम। गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं और द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। ये आप नहीं बोल सकते कि मिट्टी के गुणों से नहीं आए, वहां से नहीं आए तो अभाव से कैसे आएंगे? भाव से आएंगे ना। मिट्टी से तो उत्पन्न मिट्टी के अंदर जो गुण है उन्हीं से तो उत्पन्न हुए हैं, गुणों से ही तो गुण उत्पन्न होंगे। ये आपको समझ में आया नहीं आया? ये समझ में नहीं आया, आप रुके हुए हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब पीछे का तो फिर जैसे हमने कहा कि घड़े का जो रूप है वो घड़ा गोल है, लंबा है, तो वो मिट्टी के रूप से तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना। ये है कि मिट्टी में भी रूप गुण है, इसीलिए नहीं। आप इधर उधर आप पटरी से उतर रहे हो। आपको केवल इतना समझना है, जब द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है तो ऐसे ही गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं। ये एक सिद्धांत है। गुण गुणों को उत्पन्न करता है, द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करता है। और कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, ये पीछे पढ़ चुके हैं। तो दो ही चीजें हमारे सामने, द्रव्य और गुण। तो द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है और गुण गुणों को उत्पन्न करता है। अब जो कार्य द्रव्य घड़े में जो गुण आया है, ये गुण कहां से आए हैं? तो आपको ये बताना है कि मिट्टी के गुणों से पैदा होकर के आए हैं, ये बताना है। अब रहते कहाँ हैं उत्पन्न हुए गुण? तो आप ये कहेंगे कि घड़े में रहते हैं, क्योंकि घड़े में उत्पन्न होकर के आए तो घड़े में रहते हैं। इतनी सी बात है। हाँ, बाद में आराम से बैठ करके विचार कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अवयवानाम रूपादि गुणों अवयवी द्रव्यस्थ रूपादि गुणस्य कारणम भवति। अब अगली बात कही जा रही, अवयवानाम रूपादि गुणा, जो अवयवों में रूपादि गुण है, अर्थात अवयव है मिट्टी के कण, मिट्टी के कण रूपी जो अवयव है उनके जो रूपादि गुण हैं, रूपादि का मतलब रूप है, स्पर्श है, गंध है, बहुत सारे गुण हैं। तो अवयवों में स्थित जो रूप आदि अलग अलग गुण हैं, वो गुण अवयवी द्रव्यस्थ रूपादि गुणस्य कारणम भवति। अवयवी द्रव्य में आए हुए जो रूप स्पर्श आदि गुण हैं, उन गुणों का कारण होता है। यहां बस क्लियर कर दिया है, अवयवों में जो भी गुण हैं वो गुण, कारणों के जो भी गुण हैं वो कार्य के अंदर उत्पन्न होते हैं। इसलिए कार्य के जो गुण हैं, कार्य के गुणों का कारण अवयवों के गुण बनते हैं। ये बात कही यहां पर स्पष्ट हो गया जी। असमवाय कारण को बताया जा रहा है जी, मतलब कार्य द्रव्य में जो जितने भी गुण आए हैं वो सब उत्पन्न हुए हैं, और ये उत्पन्न हुए समस्त गुणों का कारण कौन है? अवयवों में स्थित गुण है, क्योंकि वहां से ही आ सकते हैं, नहीं तो और कहीं से नहीं आ सकते। अभाव से तो नहीं आ सकते हैं, भाव से आएंगे, और भाव है मिट्टी, मिट्टी से तो आएंगे। परंतु
इसका ये मतलब नहीं है कि अवयव में जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण कार्य में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कहना चाहते। परंतु देखिएगा, परंतु संख्यादि गुणों अवयवगतो अवयवी संख्या गुणस्य न कारणम भवति, ये आपको समझना है। कहते हैं परंतु संख्यादि गुणा, संख्या है, जैसे अवयवों की संख्या, मान लीजिए हमारे सामने 100 अवयव है, 100 तो क्या बोलूं मैं आपके, 1,00,000 अवयव है, ऐसे समझ लेते हैं। 1,00,000 अवयव है, 1,00,000 अवयव है, तो 1,00,000 संख्या जो है 1,00,000 अवयवों में रहती है। अब उन 1,00,000 अवयवों को हमने मिला करके एक छोटा सा बच्चों के खेलने वाला घड़ा बनाया, ठीक है जी। अब मैं 1,00,000 अवयवों से तो इतने बना सकता हूँ जी, तो 1,00,000 अवयवों से बच्चों के खेलने वाला छोटा सा घड़ा बनाया। अब उस छोटे से घड़े में अवयवों के गुण आए, जैसे मिट्टी के अंदर रूप है तो घड़े में भी आ गया, और उसमें स्पर्श है तो ये भी आ गया। लेकिन संख्या जो गुण है, क्योंकि मिट्टी में 1,00,000 संख्या है लेकिन घड़ा तो एक ही है। अब जो घड़े में जो एक संख्या आया है, घड़े का जो एक संख्या आया है वो अवयवों की संख्या से नहीं आया, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही वहां अनेक पृथकत्व है, पृथकत्व एक गुण है, याद रखना। अनेक, वहां 1,00,000 पृथकत्व हैं, एक दूसरे से अलग अलग पृथकत्व है, यहां एक ही पृथकत्व है, वो वहां से नहीं आया, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अरुण गुप्ता जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते। जो अभी आपने बताया कि जो अवयवों का जो रूप है, जी, गुण है, वो जैसे कारण रूप जो अवयव है जैसे कि मिट्टी है, और कार्य रूप जो घड़े में आए, जी, अगर मान लीजिए जैसे क्वालिटी जो मिट्टी की होगी जो जी, वैसी ही जो है घड़े की होगी, कुछ जी, इस तरह जी, का मतलब समझना चाहिए इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अगर चिकनी मिट्टी है तो घड़ा भी चिकना बनेगा, और अगर खुरदरी है तो वो खुरदरा बनेगा। जी 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 ठीक, जी जी। अनीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, तो स्वामी जी जैसे इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ये जो चिकना है मिट्टी है तो चिकना घड़ा बनेगा, तो इसको हम क्या समवायी कारण मानेंगे? जो उभयथा गुणा में आपने समवायी गुणों का जो है, नहीं, समवायी कौन बनता है जी, आप ही बताओ। समवायी जो नित्य होता है जिसका संबंध नहीं, ये चिकनाहट, नहीं नहीं, आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं। समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है, क्यों भूल जाते हैं आप? जी स्वामी जी। तो गुण को समवायी नहीं बना सकते हो ना, ये आपको याद रखना है। सदा समवायी कारण द्रव्य ही होता है, जी स्वामी। द्रव्य के अतिरिक्त और कोई नहीं है समवायी कारण होने का। अब मिट्टी के जो भी गुण हैं वो कारण जरूर बन रहे हैं कार्य के, लेकिन वो असमवायी कारण बन रहे हैं। जी ठीक है स्वामी जी। जी, इसमें और जैसे गुणों में भी परिवर्तन होता है, जैसे अभी आपने संख्या गुण बताया, तो यही बता रहा हूँ, परिवर्तन होता है ना। अनेक संख्या आगे जाकर के एक संख्या में आ जाता है, तो ये गुणों में परिवर्तन हो गया, तो हो गया ना। वहाँ अनेकत्व है, यहाँ एकत्व है, तो परिवर्तन तो है ही है। जी स्वामी ठीक है, ये क्लैरिफाई करना था, धन्यवाद जी। यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं, आप सबको समझना है कि अवयव में अनेकत्व है तो अनेकत्व भी कार्य में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। जो कारणों में अनेकत्व है, अनेक संख्या है, वो अनेक संख्या एक कार्य में नहीं आ सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। वह अनेक पृथकत्व है तो यहाँ भी अनेक पृथकत्व आएगा, ये नहीं हो सकता। सारे गुण आएंगे, ये इसका तात्पर्य नहीं है। कुछ गुण कारण बन रहे हैं, कुछ गुण कारण नहीं बन रहे, ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। ये कुछ गुण आ सकते, कुछ गुण नहीं आ सकते, उसको उभयता कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आ सकते का मतलब है कुछ गुण कारण बनते हैं, कुछ गुण कारण नहीं बनते, ये इसका तात्पर्य। आ सकते तो वहीं से आएंगे, संख्यात्व से ही आएगा जो भी आएगा, लेकिन कारण नहीं बनता। अनेकत्व यहाँ है तो वहाँ पर भी अनेकत्व आएगा,
ऐसा नहीं होगा। यहाँ अनेक पृथकत्व है तो वहाँ पर भी कार्य में भी अनेक पृथकत्व होंगे, ऐसा नहीं होगा। जी स्वामी। कारण नहीं बनते, ये याद रखना। कारण नहीं बनते, हाँ, मतलब कुछ गुण कारण हर जगह नहीं बनते हैं। जो कारण बनते वो बता दिया और जो नहीं बनते वो भी बता दिया यहाँ पर। तो इसको शांति से बैठ करके पढ़िएगा। अभी ये सूत्र पूरा नहीं हुआ, 2-3 पंक्ति और बची हुई हैं, 3 पंक्तियाँ, इसको हम कल देखेंगे। पर जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उभयथा गुणा में, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उदाहरणों को सामने रख करके समझ लीजिएगा। मैंने एक मिट्टी घड़ा यही रखता जा रहा हूँ, तो आप दूसरा कार्य द्रव्य को रखिएगा, आप कपड़े को रखिएगा, आप मोबाइल को रखिएगा, आप लैपटॉप को रखिएगा, पेंसिल रखिएगा, कोई ना कोई उदाहरण सामने रख करके समझ लीजिएगा। पर समझना जरूरी है आप सबको। ओम शांति 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 ही।